नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम तर्क शक्ति एवं गणितीय योग्यता का भाग 4 देखेंगे। इससे पूर्व जो है भाग 3 आ चुके हैं और इसमें भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, आगामी परीक्षाओं में आने की जिनकी पूरी संभावना है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न है, 15 लोगों के एक समूह में 7 फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। कितने लोग फ्रेंच व अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये देखेंगे हम कि कितने लोग फ्रेंच व अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यानी पढ़ने वालों का पूछा गया है। तो जो नहीं पढ़ते हैं 3, उनको यहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो पढ़ने वाले छात्र, पढ़ने वाले जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हो गए आपके 7 प्लस 8 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। तो 12 लोग जो हैं कोई ना कोई विषय पढ़ते हैं, चाहे वो फ्रेंच पढ़ते हैं, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ते हैं, चाहे कोई छात्र ऐसे हैं उनमें जो दोनों पढ़ते हैं, वही हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हमको इसके लिए क्या करना है, एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये जो है समुच्चय सिद्धांत का क्वेश्चन है, समुच्चय सिद्धांत के क्वेश्चन होते हैं ये सेट थ्योरी के। तो हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूले का यूज करना है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये देखेंगे ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन बी क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लिया आपको जो है कोई वैल्यू दे रखी ए, उसकी जो एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको दे रखे 1 2 3 4, और जो है बी है उसके दे रखे हैं 3 4 5 और 6। अगर आपको पूछा जाए कि ए यूनियन बी कितना होगा, तो यूनियन का मतलब संघ, संघ बना देंगे ये सारे के सारे। तो आपको क्या करना है, 1 से 6 तक सारे लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, पर जो दोबारा आएगा उसको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। पर ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको पूछा जाए तो हमको क्या लिखना है, केवल वो जो कॉमन हो, यानी 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 3,4। तो ये होता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ए यूनियन बी है यही 12 है, यानी कि जो छात्र पढ़ाई करते हैं कुल कुल है मतलब ये। तो एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 12 बराबर एन ए हो जाएगा आपका जो फ्रेंच पढ़ते हैं 7, एन बी हो जाएगा आपका जो अंग्रेजी पढ़ते हैं 8 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन जो दोनों पढ़ते हैं, यही हमको ज्ञात करना है। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा आपका 7 और 8 कितने 15 माइनस 12 यानी कि 3। तो 3 छात्र ऐसे हैं जो आपके हैं अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं। तो ये समुच्चय सिद्धांत का मेन फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे, कई बार इससे जो है क्वेश्चन बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे एक प्रश्न लिखा है, प्रश्न के बाद दो कथन, कथन एक व कथन दो दिए गए हैं। प्रश्न ये है कि x तथा y दो संख्या हैं, x बटे y क्या होगा, क्या है। अब आ जाओ कथन पे। कथन कह रहा है कि उनका औसत y का 5/2 गुना है। कथन 2 कह रहा है कि उनका अंतर 3 है। तो हमें x अपॉन y का मान निकालना है कथन 1 और कथन 2 को लेकर, और तब प्रश्न का उत्तर देना है। कठिन दिख रहा है सवाल? कठिन नहीं है, सरल है। तो x प्लस x और y दो संख्याएं हैं, तो x अपॉन y क्या होगा, पहले कथन को देखेंगे, कथन 1 के हिसाब से हम चलेंगे। तो उनका औसत, औसत क्या होता है, दो संख्याएं तो x प्लस वाई अपॉन 2, इनका औसत हो गया। y का 5 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 5y अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया। तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो गया 5y, वाई उधर कर दें, x बराबर हो जाएगा 4y, 5y में से एक y घट जाएगा, y आ जाएगा इसके डिवाइड में x के। तो x अपॉन वाई बराबर कितना आ गया 4। तो कथन 1 सही है। कथन 1 से मतलब हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अब आ जाओ कथन 2 पे। कथन 2 कह रहे हैं उनका अंतर 3 है उन दो संख्याओं को, तो x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3। अब आप इससे जो है इनका अनुपात नहीं निकाल सकते एक्स और वाई का। अगर आप वाई को उधर भेजते भी हैं तब भी जो है उसके अपोन में नहीं आ पाएगा, तो इससे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न के उत्तर पे। तो प्रश्न का उत्तर पाने के लिए दोनों कथन 1 व 2 पर्याप्त नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, एक तो है ही पर्याप्त, कथन 1 से तो आ ही रहा है। प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कथन 1 अपने आप में पर्याप्त है, ये सही बात है।
क्योंकि कथन 1 से जो है हमने प्रश्न का उत्तर निकाल दिया कि x अपन y का मान कितना होगा, ये पूछा था, तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये सही हो गया। प्रश्न का उत्तर पाने के लिए 2 अपने आप में पर्याप्त नहीं, 2 से तो ये निकलना ही नहीं है। प्रश्न का उत्तर पाने के लिए का कथन 1 अपने आप में अथवा कथन 2 अपने आप में पर्याप्त नहीं, अथवा 2 तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से था ये प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न था, ऐसा कोई इतना दिख कठिन रहा था, लेकिन है नहीं इतना कठिन। ऐसे प्रश्न जो है लोक सेवा आयोग में जो है पूछे जाते रहते हैं, ईसीएस में पूछे जाते हैं, सीसेट में, और आपकी जो भी रीजनिंग वाली परीक्षा होती है उनमें आते रहते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, फिर निष्कर्षों का मूल्यांकन करें। कथन है सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी फोन लैपटॉप हैं, सभी लैपटॉप पेन है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करते समय जो है हम वेन आरेख का यूज करते हैं। ठीक, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, पहले हम कथन के हिसाब से चल लेते हैं, फिर हम निष्कर्ष को देखेंगे। सभी कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप सी करके लिख देंगे, तो ये सभी कंप्यूटर जो है क्या है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप के अंदर आ जाएंगे, यानी ये क्या चीज हो गई आपकी, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये वाला, ये लैपटॉप का हो गया। ठीक है, क्या सभी फोन लैपटॉप है, तो फोन भी लैपटॉप है, तो यहाँ पे कहीं पे आप फोन भी दे दो, फोन भी लिख लो, PH कर लो इसको, ये फोन भी क्या है, लैपटॉप है, ये भी लैपटॉप के अंदर ही आ गए। और सभी लैपटॉप पेन है, सभी लैपटॉप क्या है, पेन है, सभी लैपटॉप हो गए आपके पेन है। अब आ जाओ निष्कर्ष में, तो कुछ पेन फोन है, तो कुछ पेन फोन है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है पेन का है, फोन है कि नहीं है ये बताना है हमको। ठीक है, तो कुछ पेन फोन है, तो अब एक चीज का आप ध्यान रखना, ये पेन वाली जगह है, मान लिया बहुत सारे ये लोग हैं, फुल भरे हुए हैं, लोग हैं, मतलब पेन वाले लोग हैं, और ये जो फोन है सभी लैपटॉप है, और सभी लैपटॉप आपके पेन है। जब आप ऊपर से ज्यादा से कम वाले की तरफ आते हैं, तो कुछ के साथ आते हैं, किसके साथ, कुछ के साथ। वो इस कारण होता है कि यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, यानी कि ये सब फोन किसी तरीके से जब लैपटॉप के जरिए पेन तक पहुंचे हैं, तो वहां पे तो पहले ही जगह नहीं है, तो जब फोन वहां तक पहुंचे नहीं, उन्होंने जगह वहां ली है, तो वो पेन ही जो है, पेन में से ही कुछ लोग क्या हो जाएंगे, फोन हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो कुछ के साथ आएंगे आप। तो पहली बात सही हो गई कि कुछ पेन जो है हमारे फोन हो जाएंगे, ये तो ठीक हो गया। कुछ कंप्यूटर फोन है, कुछ कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर और ये वाला फोन नहीं, ये दोनों अलग अलग है, ये तो यहाँ पे बात सही नहीं बैठेगी। सभी फोन पेन है, सभी फोन पेन है, तो इसको देख लेते हैं। सभी फोन क्या है, लैपटॉप है, क्योंकि वो लैपटॉप के अंदर, और सभी लैपटॉप क्योंकि पेन है, तो इसका मतलब सभी फोन भी क्या होंगे, पेन होंगे। ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। देखो छोटे से अपने बड़े वाले में गया, और जो खुद बड़ा वाला है वो अपने से बड़े वाले का पूरा ही है, तो इसका मतलब सबसे छोटा वाला सबसे बड़े वाले के अंदर आ गया है एक तरीके से, तो सभी फोन भी क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके बात पहला और तीसरा। तो इसमें आ जाएगा निष्कर्ष, फर्स्ट एंड थर्ड अनुसरण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के प्रश्न दिखते ही रहते हैं, तो इनको आप वेन ग्राफ के माध्यम से ही हल करेंगे, आसानी बैठेगी इसमें। तो एक चीज का बस आप ध्यान रखना, जब आप बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो कुछ के साथ आएंगे। तो इसमें और भी कई तरीके के क्वेश्चन है, धीरे धीरे वो आते रहेंगे, उनको हम करते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। श्रेणी है 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद एक 1280 है। तो श्रेणी दे रखी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 1280 है। तो अब ये श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी, देखिए दो तीन तरीके की श्रेणी होती है, इनमें दो के बारे में आपको मैं बताऊं। एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है, जब दूसरा पद जो है जैसे 10 है, इससे पहले वाले को घटा के, तीसरे से दूसरे को घटा के, चौथे से तीसरे को घटा के अगर आपको जो है अंतर समान मिल रहा है, तो समांतर श्रेणी होती है। अंतर मतलब घटा के, लेकिन यहाँ पे क्या है, घटा के नहीं है, यहाँ पे भाग दे के है, यहाँ पे भाग देगी, यानी कि आप 10 से जब 5 को भाग दोगे तो अंतर कितने का आएगा, 2 का। 20 से आप 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 का। 40 से आप 20 को भाग दोगे तो फिर अंतर कितने का आएगा, 2 का। इस प्रकार की श्रेणी को हम कहते हैं जीपी। क्या कहते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं इसको। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 1280 है। मान लेंगे कि nवां पद है, जल्दी जल्दी करेंगे, परीक्षा में तो हमको जल्दी जल्दी करना है सवाल। ठीक, तो हमें याद रहेगा तभी तो करेंगे। तो इसके nवें पद का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो an अगर हम इसका आप निकालेंगे तो ar की पावर होता है n-1, an बराबर ar की पावर n-1 होता है। तो an जो हमें को निकाल, जो मान लो 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद जो भी दिया है, वो कितना निकल के आएगा, वो an कहलाता है। वो दे रखा है 1280, कितना है 1280, बराबर ए होता है हमारा प्रथम पद जो सबसे पहले हो, यानी कितना हो जाएगा हमारा
5। आर क्या हो जाएगा, यही जो डिवाइड करके आ रहा है, इसको हम कहते हैं सार्व अनुपात। सार्व अनुपात, ये कहलाता है आर। तो आर कितना है यहाँ पे 2, 2 की घात हो गई n-1। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो इस पहले तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 1280 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगी n-1। अब आपने क्या करना है, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 पंजे 25, 3 5 छके 30, ये आ गया आपका 2 की पावर आ गई n-1 कितने के बराबर 256 के। अब आपको अगर इस n की वैल्यू निकालनी है तो ये जो बेस है 2, इसको भी 256 को भी 2 की पावर के रूप में ही लाना पड़ेगा आपको। तो 2 की पावर n-1 बराबर ये है 2 की पावर में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 की पावर कितनी है 8 है। तो अब इनके बेस इक्वल हो गए तो इनकी पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो n-1 कितने के बराबर हो जाएगा 8 के, तो n बराबर कितने के हो जाएगा 9 के, 9वां पद है वो। तो गुणोत्तर श्रेणी का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, an बराबर ए आर की पावर n-1 nवें पद के लिए, जहाँ पे r इनका सार्वनुपात होता है, भाग दे के चेक किया जाता है, बराबर आता है ये। और जो है a क्या होता है, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होता है, तभी होगा ये सवाल। तो इसका 9वां पद है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एलपीजी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है, परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि गैस पर खर्च पहले के समान रहे। तो ये जो सवाल दे रखे हैं हमको, खपत वाले या वृद्धि वाले, इनको हल करने के लिए हम जो है परंपरागत तरीके से, मतलब जो स्कूली मेथड है उससे चलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें आपको ट्रिक ही याद रखनी पड़ेगी, ट्रिक से ही सॉल्व करने पड़ेंगे सवाल। तो अब इसमें करना क्या है, जब वृद्धि हुई है तो वृद्धि के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है R/100 प्लस R इंटू 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वो खपत में कितनी कमी करनी होगी प्रतिशत में निकालना है। तो R कितना है, R वही होता है जो दिया होता है। तो ये हो गया आपका 20/100 प्लस R कितना हो जाएगा 120 इंटू 100, 20 छके 120, 6 से आप 100 को भाग करोगे तो 16 छके 96, 16 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये रहा आपका आंसर 16.66। तो इस मेथड से आपको करना पड़ेगा, इसी से हल होगा। अब अगर ये बोलते इस वृद्धि की जगह अगर ये यहाँ पे कमी लिखते कि कीमत में कमी हो गई, और यहाँ खपत में जो क्या करते वृद्धि लिखते कि कितनी वृद्धि करें कि पहले जैसा ही रहे, तो तब आपको क्या करना पड़ता, फार्मूला यही रहना था, 100 माइनस R हो जाना था इसमें, और इंटू क्या हो जाना था 100 हो जाना। तब आप इसका यूज करते कि अगर कीमत में क्या हुई कमी हुई है और हम खपत में कितनी वृद्धि करेंगे पहले जैसा रहे, तब आप इसका यूज करेंगे। और तब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही आंसर होगा। इसको याद रखना इस ट्रिक को कि ये यूज होना है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 डॉट 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 9 की घात 3, इन सब का जोड़ कितना है 2025। तो 0.11 की घात 3 प्लस 0.22 की घात 3 प्लस 0.99 की घात मान दशमलव के 3 अंकों तक क्या होगा। तो देखिए अगर हमको इस वाले हिस्से को हल करना है तो कहीं ना कहीं इस वाले हिस्से में ये वाला का जिक्र आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ तो 0.11 है, यानी कि इसको किसी तरीके से 1 करें, 0.22 को 2 करें, 0.99 को 9 करें, तभी ये बात बनेगी। तो आप क्या लिखेंगे 0.11 गुणा 1 की घात कितनी लिख सकते हैं 3, प्लस 0.11 गुणा 2 की घात कितना लिख सकते हैं इसको 3, प्लस डॉट 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 चलेंगे तो 0.11 गुणा 9 की घात कितना लिख सकते हैं 3। अगर आप इनकी गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 0.99, या सभी का जो भी कर रहा है। अब 0.11 की पावर 3, 0.11 की पावर 3, 0.11 की पावर 3 सब जगह कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। 0.11 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ क्या बचेगा 1 की पावर 3, दूसरे में बचेगा 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 9 की पावर 3। और इस चीज की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 2025 पूरे की। तो अब क्या बचेगा 0.11 की पावर 3 गुणा हमारा कितना हो जाएगा 2025 हो जाएगा। 0.11 की पावर 3 मतलब 11 की पावर 3 करो, 11 की गुणा 11 से करोगे तो 121 आएगा, फिर उससे 11 की गुणा करोगे तो 1331 आ जाएगा, 1331। अब पॉइंट आपको पता है, जल्दी जल्दी देखना है कि पॉइंट की 2 के पहले घात कितनी है, इसकी पावर 3 है, तो ये सीधा सीधा कितनी हो जाएगी 6 बार, 6 के बाद आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 0 5 ये आ जाएगा इसका। और इंटू 2025 से आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी, तो 5 ही कम 5 यानी सबसे लास्ट में 5 तो आने ही, ये तो गए ठीक। फिर जब आप इनके जल्दी से गुणा करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2.695। तो ये है क्वेश्चन।
थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये हमको जो हल करना था और ये जो हमको दिया है, आप पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये तभी सॉल्व होगा जब इस रूप में ये बनेगा, यानी कहीं ना कहीं ये आना चाहिए उसमें। तो उसको बनाने के लिए हमने ये किया था 0.11 इंटू 1 2 और 9 करके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 + 3 = 13, 3 + 4 = 25, 4 + 5 क्या होगा? ये थोड़ा सरल सवाल है। जितने भी सवाल आज किए जाएंगे उनमें थोड़ा सा सरल ही है, कुछ नहीं है सवाल में। 2 की घात 2 कर दो, 3 की घात भी 2 कर दो, तो 2 की घात 2 कितना होता है आपको पता है? 4। 3 की घात 2 कितना होता है? 9। 9 और 4 कितना हो गया आपका? 13। वैसे ये भी हो जाएगा, तो अब इसको भी कर लो। 4 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा? 16। 5 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा? 25। 16 और 25 कितना हो जाएगा आपका? 41। ये थोड़ा आसान सवाल था, तो इसको आप कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पी क्यू आर टी 4 शहर हैं। क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में, आर क्यू के पूर्व में है, पी के दक्षिण पूर्व में है और टी आर के उत्तर में है। क्यू पी की लाइन में है, टी पी की किस दिशा में है? अब देखेंगे, पी क्यू आर और टी 4 शहर है, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में। सबसे पहले तो आप ये बना लो, ये आपको पता है क्या होता है? पूर्व। ये आपको पता है पश्चिम। ये क्या होता है? उत्तर। और ये क्या होता है? दक्षिण। ठीक होगी। अब आ जाओ, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम हम किसको कहेंगे? जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में होगा कहीं। तो हमारा क्या है? क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि ये हो गया आपका क्यू पी के। तो क्यू हो गया पी के दक्षिण पश्चिम में, पी यहाँ पे मान लो बीच में। अब आ जाओ नेक्स्ट, आर क्यू के पूर्व में। आर जो है क्यू के पूर्व में, तो क्यू का पूर्व के इस तरफ होगा, तो आर हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आर क्यू के पूर्व में है और पी के दक्षिण पूर्व में। ये जो आर है क्यू के तो पूर्व में हो गया और पी के दक्षिण पूर्व में हो गया। हो तो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो आर सही जगह पे। आइए, टी आर के उत्तर में, तो उत्तर कहाँ को आएगा? टी जो है आर के उत्तर में, यानी ऊपर की तरफ, तो टी यहाँ पे आएगा। हो गया ये भी। अब बोला इन्होंने और क्यूपी की लाइन में, ये भी बोल दिया कि क्यूपी की लाइन में, तो क्यूपी की लाइन में सेट हो तो गया टी। आर के उत्तर में हो गया और क्यूपी की लाइन में भी आ गया टी। अब इन्होंने पूछा टी पी की किस दिशा में? कोई समस्या नहीं है, उत्तर और पूर्व, ये दोनों टी पी की दिशा में किस दिशा में हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। पी के उत्तर पूर्व में दिख रहा है, ये उत्तर हो गया आपका, इधर ये पूर्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या है? ये दे रखा है 10,000, फिर 11,000, फिर 9900, फिर 10,890, फिर 9801। ये एलटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, रीजनिंग में। तो अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम? थोड़ा सा सोचेंगे तो आप देख रहे हैं कि 10,000 से 11,000 हो गया, 1,000 का इसमें जो है बढ़ोतरी हो गई। लेकिन फिर आपने अगले में देखा तो ये कुछ की कमी हो गई, फिर आपने अगले में देखा तो फिर बढ़ गया, फिर आपने यहाँ पे आपने देखा तो बढ़ा, यहाँ पे आपने देखा तो फिर घटा, यहाँ पे जुड़ा है कुछ, यहाँ पे फिर घटा है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ा है, फिर यहाँ पे क्या हुआ है? घटा है, यानी कि फिर यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो बात हो गई कि यहाँ पे बढ़ेगा। अब क्या कितना बढ़ेगा क्या है? तो थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे ये होगा कि 10,000 का जो है 10% जब इन्होंने जोड़ा था, 10,000 का 10%, जीरो से हटाओ जीरो, जीरो से हटाओ जीरो, तो कितना हुआ? 1,000। तो 10,000 में जब आपने 1,000 जोड़ा, यानी 10% जोड़ा, तो आपने क्या पाया? 11,000 पाया। अब 11,000 का जो आपने 10% निकाला, उसको घटाया 11,000 में से, तो ये आया। फिर यहाँ पे जोड़ा, फिर ये आया, फिर यहाँ पे घटाया, फिर ये आ गया घटने पे, यानी कि अब हमको फिर जोड़ना है, और कितना जोड़ना है? 10% ही जोड़ना है। तो आपको 30 से 9801 का 9801 का 10% निकालना होगा। 10/100 हो गया, जीरो से हटाओ जीरो। अब 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 980.1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको 9,801 में जोड़ना भी है, 9,801 में जोड़ना भी है, जोड़ना भी पड़ेगा। फटाफट से आप इसको जोड़ेंगे क्योंकि 10% हमको जोड़ना है। तो पहले 10% निकालेंगे इसका, फिर उसमें जोड़ेंगे। 1.189 8 17 का 7, 1 9 और 1 10, 10 781.1, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखेंगे ये 10% के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। पहले 10% जोड़ा, फिर 10% घटाया, फिर 10% जोड़ा, फिर 10% घटाया, फिर 10% इसमें जुड़ेगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ से। अनिल किसी संख्या में से 5 घटाना चाहता था। क्या करना चाहता? 5 घटाना चाहता था। त्रुटिवश उसने घटाने के बदले उस संख्या में 5 जोड़ दिया। गलती से उसने उसमें 5 जोड़ दिया, तो परिणाम में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? 5 घटाना चाहता था, 5 जोड़ दिया। मान लिया संख्या हमारी क्या है? x है। क्या है? संख्या। वो क्या करना चाहता था? इधर देखिए 5 घटाना चाहता था, लेकिन उसने 5 क्या कर दिया? जोड़ दिया। 5 घटाना चाहता था, यानी कि इनके बीच में फर्क कितने का आ गया? 10 का। भाई 5 घटाना चाहता था, 5 जोड़ दिया, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 10 का आ गया। अब आप कर रहे हैं, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। परिणाम में प्रतिशत अंतर निकालना है, यानी कि जो वो आएगा आपका डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, जो करना चाहता था ओरिजिनल वैल्यू जो आएगी इसकी, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो उससे ये पता चल जाएगा। तो डिफरेंस कितने का है? 10 का है। ओरिजिनल वो करना क्या चाहता था? x में से 5 को घटाना चाहता था, और इंटू 100। अब बात समझने वाली ये है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब इसका आंसर का तो कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या आएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमको पता नहीं है ना, वो संख्या हमें पता नहीं है जिसमें से वो 5 घटाना चाहता था, लेकिन उसने गलती से जोड़ दिया। अब हम मान लिया x की जगह 10 रखते हैं, मान एक बार के लिए। वैसे तो इसका आंसर अब क्लियर है कि जब इसमें x अननोन है तो हम क्या कह सकते हैं? निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम मान ले एक बार के लिए करें कि क्यों हुआ ऐसा, तो 10 अपॉन, अब आप करोगे अगर x की वैल्यू 10 रखते हो तो 10 5 आ गया, इंटू 100 हो गया, 20, 20 गुणा 10 कितना हो गया? 200% हो गया। अब मान लिया x की जगह 15 होता, तो 10 अपॉन 15, 15 में से 5 गया, फिर 10 इंटू 100, यानी कितने परसेंट होता है? 100। तो हर बार अलग अलग मान आ रहा है, तो सीधी सी बात है, जब हमें x की वैल्यू पता ही नहीं है तो इसका मतलब इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो है वो संख्या क्या थी जो x है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। पी क्यू आर एस टी एक पिकनिक पर गए। पी क्यू का पुत्र है, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। अब ऐसे सवाल में आपको जल्दी जल्दी पेपर में क्या करना होता है? पी क्यू का पुत्र है, आसान करने के लिए क्या होता है? ऐसे एक तीर सा खींच लें, क्योंकि पी के बारे में होती है बात, तो पुत्र इसको ऐसे दिखाना, क्यू का पुत्र है, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। पुत्र तो इसका है, तो पिता ही है, तो क्या होगा फिर? माता होगी। इतनी बात हो गई। पिता नहीं है, पुत्र तो उसका है, लेकिन अगर पिता नहीं है तो माता होगी। आर एस का पुत्र है जो कि पी का भाई है। आर एस का पुत्र है जो कि पी का भाई है। जो एस जो है पी का भाई है। एस जो है पी का भाई है, तो आप भाई ऐसे कर देंगे फटाफट से। आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है। एस जो है पी का भाई हो गया। आर जो है एस का पुत्र है, तो आर कर दो इसको। एस का क्या है? वो पुत्र है जो कि पी का भाई। देखिए आर एस का पुत्र है जो कि एस खुद किसका? पी का भाई हो गया। टी एस की पत्नी है। टी एस की पत्नी है, तो ये हो गई। आपको यहीं पे कहीं पे खींच लेंगे आप। टी एस, टी जो है एस की कितनी है? क्या है? पत्नी है। समूह में पुरुषों की संख्या क्या है? पत्नी है। कहने का मतलब है कि स्त्री है ये भी। अब ये माता है, तो ये भी क्या है? स्त्री है। तो इन्होंने समूह में पुरुषों की संख्या पूछी है, तो ये भी पुत्र था। ये भाई है, ये क्योंकि ये लड़का है, पुत्र है, ये इसका भाई है, तो ये भी क्या है? लड़का है। तो 1, 2 और 1, 3, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो 3 समूह में 3 पुरुष हैं। इस तरीके से आप इसको शुरू करेंगे करना। पहले जिसको ज्ञात करना होता है, जिसके बारे में बात की होती है, उससे ऐसे तीर करके अगर आप ऊपर रखेंगे तो जल्दी से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित सारणी लड़कों व लड़कियों के समूह में विज्ञान, कला व वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। ये विज्ञान, कला, वाणिज्य, योग, ये हैं लड़के, ये हैं लड़कियां, नीचे हो गया योग, यानी ऐसे में भी योग है और ऐसे में भी योग है। तो आपको ये बताना है समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखिए तो ऐसे में भी योग हो रहा है, ऐसे में भी योग हो रहा है, यानी कि फाइनल जो है ये वाला जो है यही इसका योग होगा। अब आप देखें कैसे करेंगे इसको। यहाँ तो खाली हो गया, या यहाँ से करके आप लगा लें हिसाब की 20 में कितना जोड़े कि ये आ जाए। 20 में यहाँ पे कितना जोड़े, और फिर 15 उसमें और जोड़ेगी 80 हो जाए। तो आप शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो 15 में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 15 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? नीचे आ गया ना 20। अब इधर देखें 40 और 6 कितना हो गया? प्लस 46। और इधर भी जोड़ देंगे तो 40 और 6 46 और 5 कितने हो गई? ये 41 हो गया। 41 नहीं, 40 और 6 46 और 5 51 हो गया।
अब 80 में अगर आप 51 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 131, कितना हो जाएगा 131। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि महायोग तो हमको पता चल गया ना 131। अभी हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या यहीं से आ गई। चाहे ऐसे में करके आप ऐसे में भी करके से देख सकते थे 20 से, तब थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे सीधा 15 और 5 क्या हुआ 20 हुआ, और इसको जब ऐसे में करके देखा तो 40 से 46 5 51, 80 51 131 हो गया। यही महायोग हो गया, 3 की हमको जरूरत पड़ी ही नहीं यहाँ पे। ऐसे करना है इन सवालों को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में काफी पूछा गया है। अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 अनंत तक इसका मान ज्ञात करें। देखिए इसके दो मेथड हैं, एक तो जो है इसका ट्रिक वाला मेथड हो गया, एक हो गया ट्रिक वाला मेथड, और एक हो गया इसका जो नॉर्मल मेथड है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करना होता है। तो हमें करना क्या है, पहले ट्रिक वाले मेथड को देख लेते हैं, क्योंकि हमको जल्दी करना है। तो 42 जो भी इसके अंदर संख्या रहेगी उनको ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, उनके ऐसे दो गुणा में तोड़ना है कि जो क्रमागत संख्या हो, एक के बाद एक वाली। तो आपको 7 छके 42 होता है, क्या होता है 7 छके 42। जो भी प्रश्न ऐसा है उसमें यही ढूंढना है आपको कि किन दो क्रमागत संख्याओं के गुणा करने पे ये संख्या बनती। तो 7 छके 42, इनमें जो बड़ा होगा वही उसका उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगर आप इसको सिंपल तरीके से देखें, जो परंपरागत इसका तरीका है, उससे भी देख लेते हैं। तो अब हम इस पूरे सवाल को x के बराबर मान लेंगे। तो x बराबर अंडर रूट लगाएंगे आप, ठीक हो गया। तो अब ये आ गया 42। अब आप देख रहे हैं कि उसके बाद भी वही 42 अंडर रूट में, फिर 42 अंडर रूट में, अनंत तक चल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू चलती रह रही है। तो जब हमने इस पूरे बड़े को ही 42 मान लिया, तो इसके बाद यानी कि x ही हो सकता है, उसको हमने x मान लिया था बड़े को। तो 42 के बाद वाले सारों को क्या मान लो, x मान लो, क्योंकि ये तो अनंत तक चलना है। अब दोनों साइड का जो क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 42 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब दोनों को बाई तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। राइट साइड क्या रह गया, 0 रह गया। बस अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 42 को ऐसे फैक्टर करने है कि माइनस होकर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, 7 छके 42 होता है, क्योंकि बाहर एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो दोनों में, x माइनस 7 प्लस 6 कॉमन ले लो, x माइनस 7 क्योंकि 6 सत्ते 42 होता है बराबर 0। अब पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 7 बचा क्या, x प्लस 6 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 7, x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस वैल्यू को प्रेफरेंस दी जाती है जो पॉजिटिव होती है। तब भी आंसर क्या है इसका 7। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हो गया, अगर ये पता है तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं है, अगर ये ध्यान नहीं है तो फिर ऐसे ही कर लें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50 दिनों के कार्य के लिए एक व्यक्ति शर्त पर नियुक्त किया गया है कि उसे प्रत्येक कार्य दिवस के 12 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन प्रत्येक अनुपस्थित दिन का 6 रुपए जुर्माना काट दिया जाएगा। काम समाप्त होने पर उसे 420 रुपए मिले, वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। कोई समस्या नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब आप मान लो कि अगर वो 50 दिन तक पूरा काम करता और उसको 12 रुपए मिलते, किसी दिन मतलब वो छुट्टी नहीं करता, तो 12 पंजे 60, यानी उसको कितने रुपए मिलने थे, 600 रुपए मिलने थे। लेकिन उसको मिले कितने, 420 रुपए मिले। फर्क कितने का आ गया, 180 रुपए का फर्क आ गया। तो यानी 180 रुपए वो नहीं कमा पाया। अब अनुपस्थित दिन निकालना हमें। अब आप देखें अनुपस्थित वाले दिन क्या होना है, जिस दिन वो अनुपस्थित होगा उस दिन एक तो उसके 12 रुपए गए, 12 रुपए उसको मिलेंगे नहीं, दिहाड़ी उसकी 12 रुपए है तो 12 रुपए उसको तभी मिलेंगे जब वो उपस्थित होगा। और ऊपर से 6 रुपए उसका जुर्माना भी कट जाएगा, जो उसने कमा रखा उसमें से 6 रुपए जुर्माना भी कटेगा उसका। तो 12 में 6 और जोड़ दो, तो एक दिन ना आने पे उसका नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 18 रुपए का। तो 180 रुपए का नुकसान कितने कितने दिन में हो जाएगा, लो जी 10, यानी वो 10 दिन अनुपस्थित रहा। तो 12 रुपए तो उसकी दिहाड़ी उसको जो नहीं मिली वो नहीं मिली, ऊपर से 6 रुपए जो उसने कमाया था उसमें से उसको जुर्माना भी देना पड़ा, ये 18 रुपए का नुकसान हुआ एक दिन में। तो 180 रुपए का नुकसान उसको 10 दिन में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, उसी संख्या के घन को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 8 से ही भाग दिया था तो 2 शेष बचा, किसी संख्या को 8 से भाग दिया तो 2 शेष बच गया। उसी संख्या के घन को, संख्या पता नहीं है, घन मतलब क्यूब क्यूब,
उसको भी 8 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा। तो ऐसे प्रश्न में आपने क्या करना है, जो आपका शेष बच रहा है, जो आपका शेष बच रहा है उसका ही क्यूब कर देना, उसी का क्यूब कर देना और उसको उसी संख्या से भाग दे देना जिससे दिया ही था, बाद में भी जिससे देना ही है। तो आप 2 की क्यूब को, शेष फल की क्यूब को जो है संख्या से भाग कर देना है, किससे, 8 से। तो 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा, एक आंसर आएगा। तो शेष कितना हुआ, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं उसके पास, रिमाइंडर कितना हुआ, 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया। तो यानी कि 0 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, यानी इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से करना है प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं पेपरों में। तो यही इसका तरीका है, जो शेष बचेगा। ऐसे एक आध सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराए थे, उनको भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, वही परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही परीक्षाओं से ही पूछे हुए प्रश्नों को मैं लेके आ रहा हूँ और उनको जो है थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि किस तरीके से इनको करना है। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको सॉल्व करेंगे एक बार। आप प्रैक्टिस, आपकी जितने ज़्यादा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी इसमें पकड़ बनती चली जाएगी और नए नए मेथड आपको पता चलते चले जाएंगे, यहाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।